यस्टरडे आई अपलोडेड पोस्ट कि भाई मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 1 जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स है उसके रिलेटेड लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर अब देना शुरू करूँगा। उसके बेस्ड मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड जो है जनरली पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसके अंदर अगर रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक इज़ अवेलेबल तो आप ये लेक्चर देख सकते हो। एक लेक्चर में ये पूरा कभी हो नहीं सकता, हाँ सब लेक्चर दे दूँगा, पर एक चीज़ है कि मैं 1 या 2 दिन में मेरी वेबसाइट पर अभी टेक्निकली प्रॉब्लम चल रही है। आज जो मैं पढ़ाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं जो पेपर 1 की पूरी थियोरी है वो पूरी मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा, पर अगर आपको इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस की शीट्स चाहिए तो 2 दिन में मेरी वेबसाइट शुरू हो जाएगी। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं अनाउंस करूँगा। उस वेबसाइट के थ्रू आप ये प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू वहाँ से ले सकते हैं, जिसके अंदर 4 ऑप्शन और करेक्ट आंसर सब कुछ अवेलेबल होगा। थियरी मैं यूट्यूब पर फ्री में देने जा रहा हूँ, पर मटेरियल जो प्रैक्टिस पेपर चाहिए वो आपको वहाँ से मिलेगा। हाँ, उसका चार्ज होगा, भले बहुत नहीं चार्ज होगा, बहुत कम होगा, या 200 या 300 रुपये में पूरा पेपर 1 के जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर होंगे वो वहीं से मिल जाएंगे। अनाउंस करूँगा, वेबसाइट भी मैं दूंगा और मेरी सॉफ्टवेयर जो है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। तो भगवान गणेश का नाम लेके शुरू करें। और हाँ, ये लेक्चर्स नॉट ओनली फॉर गुजरात, ये तो सब देखेंगे ना, तो फिर ये लेक्चर हम इंग्लिश, हिंदी, कभी कभी गुजराती भी बीच में डाल देंगे। मेरी एडवाइस ये है कि इसके अंदर से नोट्स बनाओ, फिर उसको पढ़ो, समझो और फिर उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करो तो आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़, नाम रिसर्च एप्टीट्यूड हो या मतलब कोई भी हो पेपर 1, सबको बोरिंग बहुत लगता है। नहीं, हम समझते नहीं इसीलिए बोरिंग लगता है। ओके, चलिए, तो इसमें हम जो टॉपिक दिया है उस हिसाब से चलेंगे, जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या है? तो रिसर्च जो है इसके अंदर 2 वर्ड्स अवेलेबल है और वो सबको पता है, री एंड सर्च, ये 2 वर्ड्स अंदर अवेलेबल है। और हमें इसका मतलब भी पता है कि री मतलब अगेन और सर्च का मतलब टू फाइंड आउट। अब देखो, रिसर्च जब कोई कहता है कि चलो मुझे रिसर्च में जाना है तो नई इन्वेंशन करनी पड़ेगी, ऐसा हम बोलते हैं। अब वर्ड का जो मतलब है वहां से क्या पता चलता है? रिसर्च मतलब इन्वेंशन मतलब क्या? नई मतलब टोटल नई नहीं है। एक्चुअली गॉड ने सब कुछ, मतलब परम शक्ति ने यहाँ सब कुछ रख दिया है जो अननोन है, हमें पता नहीं है, और वो हम नोन करने जा रहे हैं, मतलब जानने की तरफ जा रहे हैं। उसका नाम है रिसर्च। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सब बोलते हैं कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था और एप्पल नीचे गिरा और ग्रेविटेशनल फोर्स उसने लोगों को बताया, मतलब इन्वेंशन की। अब क्या, जब तक न्यूटन ने लोगों को परिचित नहीं किया था कि भाई एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है, क्या नहीं होता था? होता ही था, पर वो अननोन थी, जिसको लोगों के साथ परिचित करवाने का काम न्यूटन ने किया, मतलब वो उन्होंने रिसर्च की। इसे रिसर्च कहते हैं। सब कुछ यहाँ अवेलेबल है बट हमसे अननोन है, हम उसे जानते नहीं हैं और जानने की दिशा में जा रहे हैं, उसे कहते हैं रिसर्च वर्क। तो ये इसका मतलब था जो मैंने आपको समझाने का ट्राई की। अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी जो है, उन्होंने क्या कहा है? तो रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर ए न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी नॉलेज की ब्रांच के अंदर जो फैक्ट है, नए फैक्ट है,
इसको हम क्या करते हैं, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखो जब साइंटिस्ट बनने की दिशा में जब जा रहे हो ना, तो साइंटिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारा पेशन होना चाहिए, मतलब धीरज होनी चाहिए, उतावळे आंबा न पाके, लाइक दैट। तो केयरफुली इन्वेस्टिगेशन कब कर सकते हैं, अगर हमें पेशन हो तो। इंक्वायरी मतलब हम जाने। हाँ, મેં ગુજરાતી પણ લખી રાખ્યું છે, કેમ કે મારા કેટલા ગુજરાતવાળા પણ જોતા હોય, હે ને? જેમ કે સંશોધન એ જ્ઞાનની કોઈ પણ શાખામાં નવા તથ્યો શોધવા માટે ખાસ કરીને કરવામાં આવતી કાળજીપૂર્વકની તપાસ એટલે કે એક સંશોધન છે। According to Creswell, उन्होंने क्या कहा है, तो रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक इश्यू। हमारे पास कोई टॉपिक के इश्यूज है, उसको हमें क्या करना है, उसको कलेक्ट करो स्टेप बाय स्टेप, और फिर एनालाइज करना है, मतलब उसको समझना है, उसे ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए, टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा हम क्यों करते हैं, तो अपनी समझ को बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली हम रिसर्च करते हैं तो उससे जो हमें मिलता है उससे क्या करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उससे हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। जैसे कोई टॉपिक हो, आप पढ़ रहे होगे तो आप जानोगे कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल मैं साइंस का एक एग्जांपल लूँ कि ब्यूरेट के अंदर हमने NaOH भरा है और फ्लास्क में हमारे पास HCl है, फिनोफ्थैलिन डाला है, तो वो कलरलेस है। जैसे जैसे NaOH डालते जाएंगे तो टाइट्रेशन पॉइंट पर कलरलेस टू पिंक होगा। तो अब हमें ये जानना है कि एसिड में क्यों कलरलेस है और बेसिक में क्यों फिनोफ्थैलिन पिंक कलर देता है। तो ये जो है ये हमारे पास इश्यू है, प्रॉब्लम है। अब इसे एनालिसिस के थ्रू हम जानेंगे, तो उसे कहते हैं रिसर्च। It is structured inquiry that utilize acceptable scientific methodology to solve problems and create a knowledge that is generally applicable। हम क्या कर रहे हैं रिसर्च से, एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से हम उसे सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को, एंड क्रिएट अ नॉलेज, हम एक नॉलेज जनरेट करते हैं जो एप्लीकेबल हो, मतलब आगे जाके हम किसी पर अप्लाई कर सके। जैसे मैंने न्यूटन का एग्जांपल दिया, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बताया, फिर उसके बाद उसकी फॉर्मूला भी निकाली, कितने फोर्स लगता है, किस तरीके से लगता है, वगैरह वगैरह। The inquiry is aimed to understand a thing or phenomenon or solving a problem. For many definitions, there is a general agreement that research क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अब देखो जब MCQ पूछे जाते हैं, किसी ने एग्जाम दी हो तो पता चलेगा। अब जैसे इसका ही अगर हम टॉपिक पकड़े तो आपको MCQ बना सकते हैं कि रिसर्च इज डैश, और ये तीनों डाल दे और चौथे में लिखे ऑल ऑफ दिस, या कोई एक दे। तो रिसर्च क्या है, तो क्या कहते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये की प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है, इंक्वायरी की है। इट इज़ सिस्टमेटिक एंड मेथोडिकल, मतलब इसमें एक पद्धति सर, मतलब एक अच्छा पद्धति सर, मतलब के नॉलेजेबल सिस्टम से हमें जाना है, एक परफेक्ट मेथड के थ्रू आगे जाना है। इंक्रीजेस द नॉलेज, और डेफिनेटली जब आप कुछ पाओगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये MCQ पूछ सकते हैं। रिसर्च के अंदर जो साइंटिफिक मेथड है उसके अंदर किस किस का हम मतलब उसे क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो नंबर 1 सिस्टमेटिक, एक तो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तो ये पॉइंट आ सकता है। क्लासिफिकेशन हो सकता है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। हम क्या करेंगे, पहले भी किसी भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद उसे अलग अलग तरीके से हमारे इजी हो उस तरह हम उसे क्लासीफाई करेंगे, और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मतलब अंदर की जो डेटा है उसे हम एनालाइज करेंगे ताकि हमें पता चले। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ड्यूरिंग द जर्नी इज नॉट एब्सोल्यूट। At every step there is a multiplicity of methods, approaches and procedure। आप जानते हो कि साइंस के अंदर मतलब रिसर्च के अंदर जो
वे है, मल्टीप्लिसिटी हो सकती है, बहुत सारी मेथड्स हो सकती है, अप्रोचेस उसके तरफ किस से जा रहे हैं, प्रोसीड्यूर उसकी अलग अलग हो सकती है, पर आफ्टर ऑल हमारा एम एक ही होगा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, अब ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसमें से एमसीक्यू निकाले जा सकते हैं। गेन फेमिलियरिटी विथ अ न्यू फिनोमिना और डेवलप अ न्यू इंसाइट इनटू अ फिनोमिना, हम कुछ नई इंसिडेंट को जाने, प्रयोग को जाने, उसको समझे, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज करे। रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, अभी जो नॉलेज है उसका यूज करके हम इस नॉलेज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशंस और प्रॉब्लम, अभी सपोज हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद उसे एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। ऑफर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, और डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ओके। फिफ्थ, एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज, ऐसे कोई और इश्यूज है उसकी जांच करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि अगर आप रिसर्च करोगे तो कोई प्रॉब्लम के साथ रिसर्च करोगे और उसकी सॉल्यूशन लोगे, फिर आप जनरली कैसा टॉपिक लोगे कि इसमें आगे रिसर्च पॉसिबल हो। तो जब आप भी कोई रिसर्च गाइड सुपरवाइजर बन जाओ तो अपने स्टूडेंट को उसी डायरेक्शन में आगे ले जा सकते हो। कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीड्यूर और सिस्टम, हम कोई नई प्रोसेस ला सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बहुत सारी प्रोसेस होती है, आप भी जानते हो, टाइम टू टाइम उसके अंदर अपडेट आता जाता है, तो हम अपडेट कर सकते हैं। एंड 7, जनरेट अ न्यू नॉलेज, और नए ज्ञान को हम उत्पन्न करें। एक्चुअली उत्पन्न करना वर्ड इतना सही नहीं है, ये तो ट्रांसलेट किया है इसलिए है, नए नॉलेज को डेवलप करना, बराबर, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ यहाँ अननोन है ही नहीं। इम्पोर्टेंट टर्म्स लिंक्ड विथ रिसर्च, अब जब रिसर्च के साथ क्या है कि बहुत सारी चीज जुड़ी हुई है, અને આ બધાના શબ્દો એવા છે કે અમુક તો ગુજરાતી તમને બહુ ભારે લાગશે, તો એવા ટાઈમે હું તમને એમ જ કહીશ કે એવાને ઇંગ્લિશમાં જજો। मेटाफिजिक्स, अब मेटाफिजिक्स जो है वो क्या है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी that deals with abstract concepts such as being, knowledging, identity, time and space। एक ये सब वर्ड इसके साथ रिलेटेड है तो हमें याद रखने, एमसीक्यू में डाल सकते हैं कि जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बराबर, ये वर्ड डाल डाल के एमसीक्यू बना सकते हैं, जैसे कि बीइंग, नॉलेजिंग, आइडेंटिटी, टाइम एंड स्पेस किस किस के साथ रिलेटेड है, ऐसा करके एमसीक्यू बना सकते हैं। इट इज इंटीमेटली कनेक्टेड विथ एपिस्टेमोलॉजी। अब देखो ये वर्ड ऐसे आपको लगेगा कि ये क्या है ये, पर देखो આનું ગુજરાતી થાય જ્ઞાન શાસ્ત્ર। तो તમારે નક્કી કરવાનું કે आप किस में जाना चाहते हो। 2 बार शायद आपको ऐसा लगे कि ये होगा या नहीं, पर मैं कहूँ इफ पॉसिबल गो विथ इंग्लिश, नहीं तो आप गुजराती के साथ भी जा सकते हो। तो मेटाफिजिक्स जो है वो एक एपिस्टेमोलॉजी, मतलब ज्ञान शास्त्र, उसके साथ एपिस्टेमोलॉजी के साथ वो कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन बना सकते हैं आपको कि मेटाफिजिक्स इज रिलेटेड विथ डैश, तो तब आपको ये एपिस्टेमोलॉजी या तो फिर गुजराती ज्ञान शास्त्र शब्द याद આવવું જોઈએ। આવી રીતે જોડી एमसीक्यू बनावी શકે લોકો, બરાબર। તમારે एमसीक्यू લેવલની પ્રેક્ટિસ કરવાની। એપિસ્ટેમોલોજી मतलब ज्ञान शास्त्र इज अ स्टडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज ने આપણે ભણવું, उसको समझना। इट डील्स विथ ओरिजिन, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स टू अक्वायर नॉलेज। अगर हमें अपना नॉलेज बढ़ाना है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर जो है नेचुरली, फिर उसके अंदर कौन कौन से स्कोप है, कौन कौन सी मेथड है, उसे कलेक्ट करना। द टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेडरिक फेरियर। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं, पर फिर भी हमें हमारा नॉलेज के लिए याद रखो कि एपिस्टेमोलॉजी जो वर्ड है वो सबसे पहले कौन लाए, तो फ्रेडरिक फेरियर ये लाए थे। देयर आर बेसिकली 2 वे टू अक्वायर नॉलेज, मतलब हमें अपने नॉलेज बढ़ाने के 2 तरीके हैं। तो पूछ सकते हैं ना, हम नॉलेज किस तरह बढ़ा सकते हैं एमसीक्यू में। तो एक है रेशनलिज्म, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય તર્કવાદ, અને બીજો જે વર્ડ છે એ છે
એમ્ફિરિઝમ એટલે કે અનુભવવાદ, आपको कौन कौन से एक्सपीरियंस हुए, तो दोनों वर्ड इम्पोर्टेंट, मैंने गुजराती भी लिख दिया है। ओके, तो यहाँ हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते। तो किसने ये पहले दिया था, किस तरह हम नॉलेज बढ़ा सकते हैं, तो આવી રીતે MCQ આવી શકે। રેશનાલિઝમ मतलब બુદ્ધિવાદ, જે કીધું ને કે બે રીતે આપણે આપણા નોલેજને વધારી શકીએ, એમાંનું પહેલું tends to believe that logic and reason as the means of acquiring knowledge। अब देखो रेशनलिज्म जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, दो वर्ड दिए MCQ में पूछ सकते हैं। एक तो लॉजिक, आपको किसी भी रिसर्च के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, और उसके साथ रीजन, क्यों, है ना, वाई। देखो रिसर्च में भणवा टाइमे पण आवा प्रश्नों तो थवा ज जोईए, वाई, केवी रीते, आ बधा सवाल वगर आपणुं नॉलेज अधूरुं छे, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। माइंड इज गिवन द ऑथोरिटी ओवर सेंस, हमारे जो मन है ना, वो सब सेंस से जुड़ा हुआ, इंद्रिया उससे कनेक्टेड है। दिस इज बेसिकली अ priori use of logic and reason comes first to conclude something before experience। अनुभव होने से पहले डेफिनेटली हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए लॉजिक एंड रीज़न, इन दोनों से पास आउट हो गए, क्यों हुआ, फिर इसमें लॉजिक लगाओ, तब जाके आपको उसका नॉलेज बढ़ेगा, मतलब एक्सपीरियंस होगा। रेशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद डिडक्शन, ये भी MCQ के लिए याद रखो कि रेशनलिज्म किसके साथ कनेक्टेड है, डिडक्शन के साथ। अब इसका मैंने एक निकाला है कि रेशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद डिडक्शन, तो वो कैसे, वाई इज रेशनलिज्म एसोसिएटेड विद डिडक्शन। मैंने सोचा कि शायद MCQ इसका पकड़े तो कोई वर्ड पकड़ लेंगे, तो मैंने वो निकाल के रखा है। रेशनलिस्ट आर्ग्यू दैट नॉलेज इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग लॉजिकल प्रिंसिपल्स टू सेल्फ एविडेंट ट्रस्ट और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रोमिसेस, therefore they rely heavily on deductive reasoning। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जो तर्क होता है, ओके, वो यूनिवर्सल है, मतलब सब जगह फैला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट्स होगी उसके थ्रू हम उसे सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। जैसे कि आप जब रिसर्च में जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम दे, तो यूनिवर्स में कहाँ कहाँ है, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लॉजिक, अपना दिमाग, मतलब अपनी आर्ग्यूमेंट्स लगाओ, तब जाके ये सॉल्व होगा। एम्फेसिस्ट मतलब अनुभववादीओ, आ बधा शब्दना इंग्लिश गुजराती बंने लगजो प्लीज। क्लेम दैट सेंस एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल अवर नॉलेज। हमारे जो इंद्रिय मतलब मन है, वहाँ अनुभव करना स्टार्ट होगा, और वहाँ से एक सोच शुरू होगी। आपको एक सोच मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर आपको अपना दिमाग इसके अंदर लगा के उसे सॉल्व करने की ट्राई करनी है, और एक अपना अनुभव उसमें लगाना है। द सेंस गिव्स अस ऑल आवर रॉ डेटा अबाउट वर्ल्ड, एंड विदाउट दिस रॉ मटेरियल देयर वुड बी नो नॉलेज एट ऑल। आ लाइन मैंने गमी थी कि तमने MCQ में पूछी सके कि किसी भी चीज़ को रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे बड़ी बात इसमें जो दी है वो है रॉ मटेरियल। विदाउट रॉ मटेरियल, अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, सपोज हमें कुछ बनाना है, चाय बनानी है, तो विदाउट मिल्क पॉसिबल है नहीं, चीनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, उसके बेस पर हम जा सकते हैं। दिस इज टर्म एज पोस्टेरियोरी। अब देखो ये भी एक MCQ हो गया कि ये किसके साथ कनेक्टेड है, और ये क्या है, तो ये एक लेटिन टर्म है, बराबर। पोस्टेरियोरी ये एक लेटिन वर्ड है, जो मतलब होता है इसका फ्रॉम एक्सपीरियंस और आफ्टर एक्सपीरियंस से हमें इसकी मतलब बिफोर एक्सपीरियंस एंड आफ्टर एक्सपीरियंस, अनुभव से पहले और अनुभव के बाद। इट रिफर्स टू नॉलेज दैट गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, और किस किस तरह आएगा, तो पहले मैंने कहा था वही, एक तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, इन तीनों वर्ड को यूज करके MCQ बना सकते हैं कि जो पोस्टेरियोरी है, बराबर, तो उस वो किस किस के साथ कनेक्टेड, या तो नॉलेज किस किस के साथ कनेक्टेड है, तो तीन वर्ड याद रखने हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन,
एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तीनों वर्ड को दे के MCQ बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल दिया है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री एट सी लेवल। अब सब पता है कि सी लेवल पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करोगे, फिर इसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंटेशन होगा, और जो एक्सपीरियंस होगा उसके थ्रू आप क्या कहोगे कि ये एक इंडक्शन है। तो इंडक्शन ये जो है ये हमारी क्या है, पोस्टीरियोरी, कि जिसके थ्रू हमें पता चला कि बॉयल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये बॉयल होता है वाटर। रिसर्च पैराडिज्म, संशोधन दाखला, मतलब संशोधन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। डेफिनेटली नेचुरल साइंस जो है वो सोशल साइंस है, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। एंड सो इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च अप्रोचेस रिलेटिंग टू देम। और क्या है, दोनों में डिफरेंस है बराबर, पर अप्रोच रिलेटिंग टू देम। तो अब आपको ये भी MCQ ला सकते हैं कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के बीच में कौन सी डिफरेंस है, तो अप्रोच रिलेटिंग टू देम। ये जो रिसर्च है वो उन दोनों के बीच में, मतलब ગુજરાતી કહું તો કુદરતી વિજ્ઞાન ને સામાજિક વિજ્ઞાન વચ્ચેનો તફાવત શું છે કે કઈ રીતે તમે એને અપ્રોચ કરો છો, અપ્રોચ करने की जो मेथड है वो दोनों में डिफरेंस है। Hence there are two competing पैराडिज्म टू अक्वायर नॉलेज। नॉलेज बढ़ाने के लिए दो रास्ते हैं। यहाँ से MCQ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ड पर है और मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो एक जो है वो है पॉजिटिविस्ट, जिसका गुजराती है सकारात्मक बराबर, और पैराडाइम बराबर, एंड इंटरप्रिटेटिव अर्थघटनात्मक। तो ये जरा सॉरी हाँ, दो ही वर्ड है, पॉजिटिविस्ट एंड इंटरपॉजिटिव, ये दो ही वर्ड है। ओके, तो ये सकारात्मक और अर्थघटनात्मक, ये दोनों इनके अंदर टाइप्स है। अब ये दोनों VNSU की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की पेपर की सिलेबस दी है इसमें ये दोनों वर्ड है। पॉजिटिविस्ट पैराडिज्म, सकारात्मकतावादी दाखला, એટલે કે કેવી રીતે સકારાત્મકવાદી આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકીએ। इट एसोसिएटेड विथ क्वांटिटेटिव रिसर्च। दोनों में डिफरेंस है, कौन सी, पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रिटिव, इन दोनों में जो डिफरेंस है મને લાગે છે કે MCQ આવશે। पॉजिटिविस्ट पैराडिज्म છે पैराडिम, એની અંદર एसोसिएटेड विथ क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये किसके साथ अटैच है, क्वांटिटेटिव, मतलब नंबर के साथ अटैच है बराबर। देयर इज अ वन पर्टिकुलर of how research should be conducted, which suggests that we should carry out research in social sciences in ways that are similar to the methods within the natural science। मतलब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि भले नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस के बीच में अप्रोचेस डिफरेंट है, अलग अलग है, फिर भी हमें रिसर्च के दौरान सोशल साइंस में उस तरीके से मेथड निकालनी चाहिए जिससे ये नेचुरल साइंस वालों को भी हेल्पफुल हो। भले अप्रोचेस अलग अलग है पर उस तरह अप्रोच करो कि दोनों साइंस की जो डेटा है वो एक दूसरे को हेल्प करे, उसे ही कहा जाता है पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म। और ये क्वांटिटेटिव मतलब नंबर पर निकलेगा, तो आप सोशल साइंस से जो नंबर निकालोगे वो नंबर ये फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी वाले भी इसे यूज कर सके। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिविस्ट और साइंटिफिक अप्रोच, और इसे सकारात्मकवादी मतलब पॉजिटिव या तो वैज्ञानिक अभिगम तरीके से भी हम जान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट अप्रोच, द रिसर्च डिजाइन शुड बी हाईली स्ट्रक्चर्ड, द मेथड्स शुड बी रिलायबल एंड द रिसर्च डिजाइन एम टू जनरेट लार्ज स्केल स्टेटिस्टिकली बेस्ड स्टडी। अब स्टेटिस्टिकल स्टडीज आ गई। क्यों स्टेटिस्टिकल स्टडी, क्यों, કેમ કે હમણાં જ મેં કીધું, શું કીધું તમને, पॉजिटिविस्ट अप्रोच मतलब क्वांटिटेटिव, जो नंबर के साथ रिलेटेड है, तो डेफिनेटली वो स्टेटिस्टिकली आएगा। अब इनके अंदर क्या कह रहे हैं कि मेथड कैसी होनी चाहिए, रिलायबल मतलब हम इसे एक्सेप्ट कर सके, वैल्यूएबल, डिज़ाइन शुड एम टू जनरेट लार्ज स्केल, एक बड़े ही
लार्ज स्केल पर होनी चाहिए। सकारात्मक अभिगम मुजब संशोधन डिजाइन खूब ज संचरित होવું જોઈએ। पद्धतियों विश्वसनीय मतलब हम उसे ट्रस्ट कर सके જોઈએ અને સંશોધન ડિઝાઇનનો હેતુ મોટા પાયે આંકડાકીય રીતે આધારિત અભ્યાસક્રમો ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ, એટલે આપણને નંબર્સમાં ઇન્ફોર્મેશન આપવા માટે હોવી જોઈએ। इंटरप्रेटिव पैराडिज्म, अर्थघटनात्मक दाखला। હવે अर्थघटन છે, घटन मतलब हमें उसकी क्वालिटी दिखानी है, क्वांटिटी नहीं दिखानी है, क्वालिटी दिखानी है। तो देखो लिखा, इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटी पर जाना है तो उसे कहा जाता है इंटरप्रेटिव पैराडिग्म। अब देखो, अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह ये एमसीक्यू निकाल सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में से, है ना। इट इज स्पेशली एप्लीकेबल इन सोशल साइंस सच एज सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। હવે જો આમાં બી એમસીક્યુ થઈ ગયો કે ઇન્ટરપ્રેટિવ પેરાડિગ્મ છે કેના કેના માટે એપ્લિકેબલ છે, એટલે કે અર્થઘટનાત્મક દાખલાઓ તો સોશિયલ સાયન્સ જે છે એના માટે, જેમ કે સોશિયોલોજી, પોલિટિકલ સાયન્સ। હવે સોશિયલ સાયન્સની અંદર બીજા બી હશે, મેં તો બે એક્ઝામ્પલ લખ્યા, પણ તમને હવે એમસીક્યુ બનાવે કે નહીં કે સોશિયોલોજી પૈકી કયો દાખલો ઉપયોગી છે અથવા તો પેરાડિઝમ ઉપયોગી છે, તો ઇન્ટરપ્રેટિવ। આવી રીતે એમસીક્યુ આવે આના। According to interpretive approach, the research design should be flexible and unstructured. Flexible मतलब उसमें छूट-छाट दी हो। The method should be valid and research design should generate small scale। अब देखो मैं आपको एक डिफरेंस दिखाऊं। यहाँ क्या किया है, इंटरप्रेटिव अप्रोच के अंदर जो फ्लेक्सिबल और अनस्ट्रक्चर्ड वर्ड यूज किया है। अब देखो यहाँ पॉजिटिविस्ट के अंदर इन्होंने सिमिलर टू मेथड विथ इन नेचुरल साइंस अप्रोच शुड हाईली स्ट्रक्चर्ड दिया है। देखो ये स्ट्रक्चर्ड दिया है, कौन सा, पॉजिटिविस्ट। और इंटरप्रेटिव के अंदर देखो क्या दिया है, अनस्ट्रक्चर्ड दिया है। ऐसे एमसीक्यू आते हैं। Research design should generate small scale and intensive data using insider accounts and based on descriptions of what is seen and what is heard। અર્થઘટનાત્મક અભિગમ મુજબ સંશોધન ડિઝાઇન લચિક એટલે કે ફ્લેક્સિબલ અને અસંગઠિત હોવી જોઈએ, પદ્ધતિઓ માન્ય હોવી જોઈએ। સંશોધન ડિઝાઇન આંતરિક ઉપયોગ કરીએ એટલે કે નંબરની રીતે શું જોયેલું અને સાંભળેલું છે તેના વર્ણન પર આધારિત નાના પાયે અને સઘન ડેટા જનરેટ કરે, मतलब એક ચોક્કસ ડેટા। તમે જુઓ કે તમને સમજ આવતી જશે કે કેવી રીતે આ બનાવતા હશે। ઓકે, આ લોકો કઈ રીતે જતા હશે। આજે હું અહીંયા સુધીને રાખું છું, અહીંયાથી હોસ્ટિંગહેમ એના ઉપરથી આગળ જશું, પણ હું તમને એ બતાવું આજે કે આની અંદર એમસીક્યુ ની પણ હું તમને ફાઇલ આપી શકું છું। मतलब હું તમને ડેટા પ્રોવાઈડ કરીશ, ક્વેશ્ચન આન્સર, કે એ ક્વેશ્ચન આન્સર તમે પ્રિપેરેશન પહેલાં થિયરી લર્ન કરો, થિયરી લર્ન થઈ જાય એટલે એના બેઝ જે તમે છે તો ડેટા मतलब પ્રેક્ટિસ કેવી રીતે કરી શકો, તો જો આ રીતે મેં એમસીક્યુ બનાવેલા છે, બરાબર। એની અંદર મેં ખાસ કાળજી લીધી છે, આન્સર આપી દીધું છે, एक्सप्लेनेशन આપી દીધું છે। ये तो सिर्फ इंग्लिश है, साथ में गुजराती भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने सोचा है कि मैं बहुत जल्द ऐसे ला रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अभी हमारी वेबसाइट पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 2-3 में, तो मैं वो वेबसाइट भी बता दूंगा, सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा, जहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे बच्चों के जो पैट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड की ये सीरीज़ अभी चल रही है, ये ख़त्म होने के बाद और आगे चलती ही रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शायद आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, मतलब अच्छा वाला कुछ लिखिए अगर पसंद आई हो तो। ना पसंद आए तो भी
ठीक है, नहीं लिखोगे तो धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।